A very good afternoon to all of you. Welcome back to my Supreme Court Judgment series. Today I have come up with the 9th judgment. अभी तक हम 8 जजमेंट पढ़ चुके हैं. आज हमारा 9th लेक्चर है ऑन द जजमेंट सीरीज. एंड जो आज का लेक्चर है वह बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1950 में जस्ट आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मई में ये जजमेंट आ गई थी हमारे पास. एंड इस जजमेंट का नाम जो था वो हमारे पास था ए.के. गोपालन केस. ए.के. गोपालन जो कि बहुत फेमस कम्युनिस्ट लीडर थे इन द मद्रास, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही इवन डिटेंशन में डाल दिया गया था बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर 1950 डन, जिसको उन्होंने फर्दर चैलेंज करा. एंड ये एक लौता केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से सभी प्रोविजंस को इंटरप्रेट किया एंड फाइनली अपनी जजमेंट दी. So, here comes the judgment series by Mr. Sumit. Done. अब कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने सबसे पहले इमेज यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए इसलिए कराई है क्योंकि ये सेम ईयर था 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एन एक्शन. इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1949 में जो था हमने उसको अडॉप्ट किया था एंड 1950 में वो एक्शन में आ गया था. अब इसके कुछ दिनों के बाद ही क्या होता है कि गोपालन जी को प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज कर डिटेन कर लिया जाता है. डन. एंड ये डिटेंशन के पार जो है वो हमारे पार्लियामेंट के पास है. डन. अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, कोई भी चीज, अभी उन्होंने क्राइम नहीं करा है बट वो प्रिवेंट करने के लिए ताकि वो ना करें, उससे पहले पार्लियामेंट के पास पार है कि वो किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल द केस अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन. अब यहां पर ए.के. गोपालन जो थे वो हमारे पिटिशनर थे एंड स्टेट ऑफ मद्रास जो था हमारा यहाँ पे रिस्पोंडेंट था. 1950 का ये केस है जिसमें सबसे पहले आर्टिकल 19(1)(d फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को एंड आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी को चैलेंज करा गया बाय ए.के. गोपालन. एंड इन दोनों के वायलेशन के लिए गोपालन जी ने यूज करा आर्टिकल 32 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो 5 तरह की रिट जुरिडिक्शन को यूज कर सकते हैं. एंड उसमें से इन्होंने यूज किया यहाँ पर हेबस कॉर्पस. हेबस कॉर्पस मैंने आपको बताया था टू हैव द बॉडी ऑफ. जिस बंदे को आप डिटेन कर रहे हो आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसकी बॉडी को लेके आना पड़ेगा, टू हैव द बॉडी ऑफ. अब इस केस की स्टार्टिंग करने से मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे लेके जाता हूं कि ये प्रिवेंटिव ये है क्या चीज, प्रोसीजर. पहले मैं आपको आर्टिकल 21 पढ़ाई देता हूं. आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इट मींस स्टेट आपको लाइफ और लिबर्टी प्रोवाइड करेगा. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. कि जो प्रोसीजर तरीका बनाया हुआ है लॉ ने उसके अलावा आपको प्रॉपर लाइफ और प्रोटेक्शन दी जाएगी. बट यहां पर सवाल उठा गया कि ये लॉ क्या है? इस लॉ, क्या ये लॉ खुद में ही जस्ट है? क्या ये लॉ खुद में ही रीजनेबल है? कि क्या जो पार्लियामेंट लॉ बना रहा है वो खुद में भी ठीक है कि नहीं? ये सबसे पहले चैलेंज हुआ इस केस में. इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पे लेके जाता हूं. आपको पता होगा हमारा मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन जो है 3/4 कॉन्स्टिट्यूशन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया हुआ है. अब 46 और 47 में जब ड्राफ्टिंग कमेटी थी तो उसमें अंबेडकर जी ने ये कहा कि हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लेके आना चाहिए अपने संविधान में. अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है, इसमें सारी की सारी ये कहानी है. इसके लिए आपको मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में लेके जाता हूं. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज होता है यूएस में, और यूएस में भी अगर मैं प्रिसाइजली जाऊं तो उनके 14th अमेंडमेंट में ये दिया गया है. हमारे यहां पर क्या हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी के टाइम पे अंबेडकर जी ने कहा कि हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऐड करना चाहिए. बट कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटीज ने उस टाइम पे सजेशन दिया कि एज इंडिया इज इन द इवॉल्विंग स्टेज, अपने बर्थ पे है अभी इंडिया, तो हम अभी ड्यू प्रोसेस के स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं. इसलिए हमें पहले प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब कि जो
पार्लियामेंट एक प्रोसीजर बना रही है, लॉ का जो एक प्रोसीजर है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ड्यू प्रोसेस क्या होता है कि जो लॉ बना रहे हैं कि क्या वो खुद में फेयर है, क्या ये खुद में जस्ट है, क्या पता जो पार्लियामेंट लॉ बनाए वो खुद में ही फेयर ना हो, वो खुद में भी जस्ट ना हो। डन। तो वो होता है ड्यू प्रोसेस लॉ। जब आप उसकी रीजनेबिलिटी, उसकी जस्टनेस, उसकी फेयरनेस को चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बट इंडिया में क्या है, प्रोसीजर, कि जो प्रोसीजर बनाया गया है लॉ का, हम उसके अंतर्गत ही कोई एक्शन लेंगे। सो इट इज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो हमने आर्टिकल 31 ऑफ जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है यूएस का, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है इंडिया का। इंडिया ने कहां से बोरो करा है, आर्टिकल 31 ऑफ द जापान कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब आर्टिकल 21 दो चीजें कह रहा है, राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी। और ये जो राइट टू लाइफ है, ये तो अब धीरे धीरे करके 2021 तक राइट टू इंटरनेट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू चॉइस ऑफ फूड, पता नहीं कितना सारा इसे अभी ब्रॉड कर दिया है। एंड वो ब्रॉड क्यों करा है वो मैं अभी आपको इस केस के बाद बताऊंगा। बट अभी तक आपको ये याद रखना है कि इंडिया में आर्टिकल 20 में 1950 में जो प्रोसीजर था वो था कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब यहाँ पे गोपालन जी कहते हैं कि जो ये लॉ बनाया है खुद से इन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन का 1950 का, ये खुद में ही रीजनेबल और जस्ट नहीं है। और ये मेरे आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को और आर्टिकल 21 को, लाइफ को छीना जा रहा है मेरे से, इसको वॉइड कर रहा है, इसको ये इस कॉन्ट्रावीन कर रहा है। इसलिए मैं आर्टिकल 32 का यूज करके फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट में रिट जुरिडिक्शन डालूंगा। तो ये गोपालन जी का केस था जहां पर उन्होंने आर्टिकल 21 को यूज करा और कहा कि मुझे यूं डिटेन नहीं करा जा सकता है। अब मैं इससे पहले आपको एक डिटेंशन की भी पॉलिसी बता देता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट की प्रिवेंटिव डिटेंशन की पॉलिसी क्या है। आपको मैं ये बता देता हूं कि जो डिटेंशन है वो दो तरह से हो सकता है इंडिया में। फर्स्ट इज द प्रिवेंटिव, सेकेंड इज द प्यूनिटिव। प्यून से याद रखना है पनिशमेंट, कि जब आपने कुछ गलत किया है तो आपको सरकार पकड़ सकती है एंड डिटेन कर सकती है। दैट इज वेरी सिंपल। सेकेंड है प्रिवेंटिव, मतलब प्रिवेंट करने के लिए यूनियन लिस्ट जिसपे यूनियन लॉ बना सकती है, उसकी एक एंट्री है, एंट्री नंबर 9, जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स या डिफेंस, इन तीनों चीजों से कुछ भी रिलेटेड मैटर है तो सरकार आपको बिना पूछे उठा सकती है। अभी तक प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस जम्मू कश्मीर में नहीं था क्योंकि उनका अलग से संविधान था। बट 2019 से जैसे ही आर्टिकल 370 को रिपील करा है तब से प्रिवेंटिव डिटेंशन अब एप्लीकेबल होगी टू द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ऑल्सो। सो यहां पर गोपालन जी ने कहा कि जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ है ये इटसेल्फ इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 एंड इस केस को उन्होंने रिट जुरिडिक्शन में डाल दिया। एक गोपालन कम्युनिस्ट लीडर थे जिनको डिटेन किया गया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 इन मद्रास जेल, सो दैट इन द कमिंग टाइम वो गवर्नमेंट के लिए खतरा ना बन जाए, इसलिए उनको पहले ही डिटेन कर लिया। डिटेंशन की पावर सरकार के पास कहां से आती है, एंट्री 9 ऑफ द लिस्ट नंबर 1। लिस्ट नंबर 1 क्या है, यूनियन लिस्ट, जिसके ऊपर खाली यूनियन ही लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ बनाने की पावर नहीं है। पिटिशनर ने चैलेंज करा ऑन द ग्राउंड्स की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 19(1)(d फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल 21 मेरा पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, और इसको 32 आर्टिकल जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जुरिडिक्शन की पावर है, इसको गोपालन जी ने यूज करा और कहा कि ये दो आर्टिकल मेरे वायलेट हो रहे हैं। अब इन द पिटिशन he has been given various dates showing how he has been under detention since 1947 से पहले जो उनके ऊपर केस चल रहे थे। सरकार ने क्या करा 1950 में उनमें तो उनको उनकी कन्विक्शन को असाइड अलग रख दिया एंड इसके बाद 1950 में एक अलग से सेक्शन 3 ऑफ पीडी एक्ट 1950 यूज कर उनको दोबारा से जेल में डाल दिया, डिटेंशन में डाल दिया।
इसके बाद उन्होंने आर्टिकल 32 रिट जुरिडिक्शन यूज कर सुप्रीम कोर्ट में इस केस को डाल दिया। अब यहां पर केस जब पहुंचा तो हमारे यहां पर आपको मैं बता देता हूं, यहां पर टोटल थे 6 जजेस एंड 6 में से खाली एक ही है जस्टिस फजल अली जो कि इस पूरी जजमेंट में डिसेंट कर रहे थे। ओके, एंड इनके डिसेंट से ही आज मेनका गांधी केस तक ये सारी की सारी डिस्कशन रीच आउट हुई है। मैं अभी आपको ये लास्ट पॉइंट में बताऊंगा। अब 3 इश्यूज सुप्रीम कोर्ट के आगे आए कि कहा गया कि जो ये डिटेंशन का एक्ट है 1950 का, क्या ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है? क्या ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहा है? पहला पॉइंट ये उठा। सेकंड पॉइंट ये उठा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब कि जो प्रोसीजर अभी तक कोर्ट क्या कहती थी कि हम बीच में नहीं आएंगे, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जिस तरीके से अगर प्रॉपर प्रोसीजर यूज कर पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है, हम उसी को इंप्लीमेंट कर देंगे। अब वो लॉ खुद में सही है कि गलत है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर वो लेना देना करेंगे, अगर वो ये चेक करेंगे कि वो लॉ फेयर है कि नहीं है, रीजनेबल है कि नहीं है, फेयर है कि नहीं है, तो उसको कहा जाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये है बेसिक डिफरेंस। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जापान से लिया गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस का है। तो ये कहा गया कि क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ सेम है एज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? ये सवाल उठाया गया जजमेंट में। एंड जो गोपालन जी के एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज करना चाहिए, बट उस टाइम तक हमारे संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं दिया गया था। थर्ड कहा उन्होंने कि क्या आर्टिकल 19 और 21 को मैं सेपरेट पढ़ूं, कि क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉमन रिलेशन है, कि राइट टू लाइफ और ये है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, क्या ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं? ये तीनों सवाल सुप्रीम कोर्ट के आगे आए गए इस केस में। डन। अब जजमेंट के वक्त कोर्ट ने क्या कहा, ये इस वाले केस को ये कहा जाता है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सबसे नैरो जजमेंट दी थी रिगार्डिंग आर्टिकल 21, जिसको लेटर ऑन ओवररूल कर दिया गया था। इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लॉ वर्ड यूज हुआ है इन द आर्टिकल 21 क्लॉज 4, इट ओनली मीन्स द प्रोसीजर। ये खाली प्रोसीजर बताता है कि कौन सा प्रोसीजर यूज करना है। अगर पार्लियामेंट ने प्रॉपर प्रोसीजर यूज करा है तो हम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो लाइफ और लिबर्टी को सेपरेट देखा जाएगा और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को अलग से लिखा जाएगा। एंड जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, जिसके अंतर्गत गोपालन जी को डिटेन किया गया है, वो लॉफुल है। उनको बहुत सही लॉफुली डिटेन करा गया है, क्योंकि ऑल्दो अगर वो फंडामेंटल राइट 19 और 21 को वायलेट भी कर रहा है, 14 को, फ्रीडम को, इक्वालिटी को वायलेट भी कर रहा है, बट हम इस केस में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने प्रॉपर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ यूज कर प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ लेके आए हैं। ये कहा गया जजमेंट के थ्रू। डन। तो इस वाले केस में बिल्कुल आर्टिकल 21 को क्लियर कट बता दिया गया सरकार ने, यहां का सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो गोपालन जी की डिटेंशन है वो लॉफुल है, बिकॉज सरकार ने प्रॉपर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ यूज करा है, एंड इसलिए सरकार के पास पावर है कि वो उनको डिटेन कर सकते हैं। बट इसमें एक फजल अली वही जस्टिस हैं जिन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की फाइनली 1956 में रिपोर्ट सबमिट करी थी, एंड आंध्र प्रदेश सबसे पहले लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बना था। यहां पर 6 में से 2 जजेस डिसेंट कर रहे थे। उन 2 जजेस में से जो सबसे फेमस जज थे वो फजल अली थे। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 19 को डिसेंट कर रहा है, एंड यहां पर जो कोर्ट है वो नेचुरल जस्टिस का प्रोसेस यूज नहीं कर रहा है, कि भाई जो ये लॉ बनाया है कि क्या ये नेचुरल जस्टिस को प्रमोट कर रहा है, इस चीज को यूज नहीं करा गया है। एंड उन्होंने कहा कि कोई भी लॉ जो पर्सनल लिबर्टी को ब्रेक करेगा, डिप्राइव करेगा, वो आर्टिकल 19 और 21 को कंफर्म करना चाहिए, कि वो आर्टिकल 19 एंड 21 को कंफर्म कर रहा हो।
तो इस वाले केस के बाद एक फेमस प्रोसेस निकल कर आया सुप्रीम कोर्ट का कि आर्टिकल 21 को अभी तक 1950 तक बहुत नैरो तरीके से देखा गया एंड इसमें गोपालन जी के डिटेंशन को लॉफुल डिक्लेयर करा गया एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ चल रहा है, हम यही फॉलो करेंगे। बट फजल अली की रिकमेंडेशन को इसके बाद हमने लास्ट क्लास में किया था एक कूपर केस, कूपर बैंक नेशनलाइजेशन, उसमें ड्यू प्रोसेस का यूज करा गया एंड सरकार ने, कोर्ट ने कहा कि आप किसी की प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं ले सकते हैं, आपको इसके लिए प्रॉपर कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। डन। एंड इसको फाइनली एक फॉर्मल शेप में जो आया वो हमारे पास आया मेनका गांधी केस 1978 में मेनका गांधी केस आया, जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फाइनली एक फॉर्मल तरीके से इंक्लूड कर दिया गया एंड कहा गया कि अब ये चेक किया जाएगा इन द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में कि क्या लॉ फेयर है, क्या लॉ रीजनेबल है, डन, क्या लॉ जस्ट है, सही है। तो इन तीनों चीजों को चेक कर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यूज किया जाएगा। बट इन गोपालन केस बहुत नैरो व्यू आया सुप्रीम कोर्ट का विद रिगार्ड टू द आर्टिकल 21 एंड उन्होंने गोपालन जी के डिटेंशन को लॉफुल डिक्लेयर किया। बट फाइनली इन द मेनका गांधी केस 1978 इट वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि अब केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को देखा जाएगा, डन, एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के साथ साथ। सो दिस इज द बेसिक थिस्ट ऑफ दिस केस, जिसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर एक जजमेंट आई। आपको ये याद रखना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन पहले JNK में एप्लीकेबल नहीं था, बट आफ्टर द रिपीलिंग ऑफ आर्टिकल 370 a preventive detention is applicable to the Jammu Kashmir and Ladakh also। एंड जो हमारे पास प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है वो हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है अंडर आर्टिकल 31। सो दिस इज ऑल अबाउट द AK गोपालन केस 1950। जय हिंद टू ऑल।